हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जाना था कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 9 प्रकार से व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया था। कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, नासिक वर्ण, ओष्ठ वर्ण और 7वां था हमारा कंठ तालु, 8वां था कंठोष्ठ और 9वां था हमारा दंतोष्ठ। इस प्रकार से हमने कल कुछ उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित किए थे और कल के ही वीडियो में हम थोड़ा उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ पॉइंट रह गए थे, आज उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है अजय कुमार। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर जो पॉइंट रह गए थे हम उनका आज डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिह्वा मूल वर्ण, यानी 10वां पॉइंट था कि जिह्वा मूल या जिह्वा मूलक वर्ण की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं क और ख, जिसके पहले अगर आपका ऐसे और फिर इसके बाद का के पहले अगर ये चिन्ह आता है और खा के पहले अगर आपका ये चिन्ह आता है तो हम उन वर्णों को कह देते हैं जिह्वा मूलक वर्ण, ठीक है। अगला देखेंगे काकल वर्ण। काकल वर्ण क्या होते हैं? तो काकल वर्ण की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ह आता है और अह आता है। जो आपका अंग अह यानी हा का जब आप उच्चारण और अह की ध्वनि लास्ट में आती है तो वो दोनों वर्ण क्या होते हैं? काकल वर्ण होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप अह अनुस्वार अह का उच्चारण करेंगे तब भी हा की ध्वनि सुनाई देगी और हा तो व्यंजन है ही, ठीक है। अब देखेंगे हम वर्ष वर्ण, ठीक है। अब वर्ष वर्ण कौन से होते हैं? ला, ला, सा, ठीक। वर्ष का मतलब होता है दांतों की मूल, और दांतों की मूल से मूल की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण वर्ष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम कुछ इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। उपर्युक्त दोनों उच्चारण स्थान आधुनिक भाषा विद्वानों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। यदि इन वर्णों के उच्चारण स्थानों में से किसी एक का चयन करना हो तो प्राचीन वर्गीकरण ही उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। यानी हमारे उच्चारण स्थानों की संख्या 8 ही मानी जाती है, जो कि प्राचीन वर्गीकरण है। अब उच्चारण स्थानों की संख्या की बात की जाए तो हमारे मुख में उच्चारण स्थानों अवयवों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। कौन कौन से हैं वो? चलिए देख लेते हैं। ओष्ठौ स्थानानि वर्णानामुर कंठः सिर स्थितः जिह्वा मूलश्च दंताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। यानी निम्न 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। एक है आपका उर हृदय, फिर कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा, 5वां है दंत, 6वां है ओष्ठ, 7वां है नासिका और 8वां है जिह्वा मूल। इस प्रकार से हमारे उच्चारण स्थान 8 माने जाते हैं, जो कि ये हैं। और इस प्रकार से हमने सभी उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि करण यानी हमारे मुख में 8 निम्न, हमारे मुख में उपर्युक्त 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो मूलतः उच्चारण स्थान तो नहीं होते, परंतु उच्चारण करने में सहायता करते हैं। इन सहायक अंगों को ही करण कहा जाता है। अगर पूछा जाए करण किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि उच्चारण स्थान, ठीक है, 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी कुछ ऐसे अवयव होते हैं जिन्हें बोलने में हमें मूलतः सहायता लेनी पड़ती है या सहायक होते हैं। उन सहायक अंगों को ही करण कहा जाता है, जैसे जीभ, कोमल तालु, अधरोष्ठ, स्वर तंत्रियाँ, ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा? करण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आज प्रयत्न के आधार पर। अगर हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं तो एक प्रयत्न के आधार पर था, एक था आपका उच्चारण या उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। अगर हम मूलतः देखा जाए तो व्यंजन ध्वनियों की संख्या 33 मानी जाती है, जो स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श ध्वनियाँ 25 होती हैं और अंतस्थ ध्वनियाँ 4 होती हैं, और इसी के साथ साथ आपकी 4 ध्वनियाँ होती हैं ऊष्म। इस प्रकार से मूल ध्वनियाँ जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती हैं। फिर हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या 4 थी। छाछत्री, त्रातुशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा,
ठीक है। अगर हम और इसके विभाजन करते हैं तो एक था उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा था प्रयत्न के आधार पर। अब देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, इस आधार को भी पुनः 3 उप आधारों में विभक्त कर दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं? कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब देखेंगे हम कंपन के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ। इस आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? घोष वर्ण और दूसरा होता है आघोष वर्ण। ठीक है, चलिए जानते हैं कि घोष वर्ण कौन से होते हैं और आघोष वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम कि घोष वर्ण कौन से होते हैं। उच्चारण करने पर नाद या गूंज का अधिक होना, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो वर्ण घोष वर्ण होते हैं। अब होते कौन से हैं घोष वर्ण? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके साथ अंतस्थ वर्ण, यारा लावा और साथ ही साथ उस व्यंजन का एक वर्ण जिसे हम कहते हैं हा। तो और सभी 11 स्वर यानी कुल मिलाकर के 31 वर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये 31 होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी कौन से हो जाएंगे आपके? गा, घा, अंगा। इसी प्रकार से चा वर्ग का क्या हो जाएगा आपका? जा, झा और इया। यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग हमारे होते हैं उनके 3, 4, 5वें वर्ण प्लस सारे अंतस्थ और हा, इसी के साथ साथ सारे स्वर, इनको मिलाकर के 31 वर्ण होते हैं। चलिए गिनते हैं किस प्रकार से। आपके प्रत्येक वर्ग के 3 यानी 5, 3, 15। ठीक है, और अंतस्थ कितने होते हैं? 4 और आपके स्वर कितने होते हैं? 11। इसके साथ साथ हा, तो एक संख्या यहाँ से बढ़ जाती है और सभी को अगर जोड़ते हैं हम तो 15, 4, 19, 19, 1, 20 और 20, 11 कितने होते हैं? 31। इस प्रकार से घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। उच्चारण करने पर नाद का कम होना, यानी जब स्वर तंत्री से आवाज़ कम गूंजे तब उन वर्णों को हम कह देंगे क्या? अघोष वर्ण हैं। अब ये होते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और इसके साथ साथ उस व्यंजनों में सा, 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 यानी कुल मिलाकर के 5 दूनी 10 और 3 टोटल कितने हो गए? 13 वर्णों को हम कह देंगे क्या? कि वो अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अब ये पहला, दूसरा वर्ण क्या है? आप समझ गए होंगे कि जब तीसरा, चौथा, पांचवा यानी गा, घ, अंगा, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? का, खा। इसी तरह से हो जाएगा आपका चा, छा। इसी प्रकार हो जाएगा आपका टा और ठा। इसी प्रकार हो जाएगा ता और था और पा और फा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार से 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो टोटल कितनी संख्या हो गया घोष वर्णों की? 13 हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि श्वास वायु के आधार पर। ठीक है, ये प्रयत्न के आधार के अंतर्गत है कि श्वास वायु के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हुए? एक है आपका अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, अब देखेंगे कि अल्प प्राण कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए जब अल्प प्राण की बात करते हैं, उच्चारण के समय श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकालना ही क्या है? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। यानी जिन वर्णों को हम स्वर तंत्री से बाहर निकालते हैं तो वायु बहुत कम मात्रा में जब बाहर निकले तो उन वर्णों को क्या कह देते हैं? अल्प प्राण कह देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिन वर्णों को बोलने में प्राण वायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकले उन वर्णों को क्या कह देंगे? हम अल्प प्राण कह देंगे। कौन से होते हैं अल्प प्राण? तो 5 वर्गों के विषम वर्ण यानी 1, 3, 5 और इसी के साथ साथ आपके सभी अंतस्थ वर्ण यानी या, रा, ला, वा। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1, 3, 5 कौन से वर्ण होते हैं? चलिए देखते हैं। तो 1, 3, 5 यानी आप अगर का वर्ग लेते हो तो का वर्ग में आपका हो जाएगा का, गा और अंगा। अगर आप चा वर्ग को लेते हो तो चा वर्ग में आपका हो जाएगा क्या? हो जाएगा बेटा चा और इसी के साथ हो जाएगा आपका जा और इया। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इस प्रकार से 5वें वर्ग की जब बात करते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है कितनी? 15 और 4 इनको ले लेते हैं और सारे स्वर, तो इस प्रकार से 11 स्वर हो जाएंगे। तो टोटल अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 15, 4, 19 और 19, 11 हो जाएगा आपका 30। इस प्रकार से अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर, इनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण।
ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन में अगर कहा जाए तो 1 3 5 और प्लस 11 लावा, ठीक है। अब हम देखेंगे महाप्राण क्या होते हैं। महाप्राण की जब बात करें तो उच्चारण के समय श्वास वायु का अधिक मात्रा में बाहर निकलना, यानी जिन वर्णों को उच्चारण करने पर श्वास वायु यानी मुख से निकलने वाली वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले तो हम उन वर्णों को क्या कह देते हैं कि वो महाप्राण होते हैं। कौन से होते हैं महाप्राण? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और सारे ऊष्म वर्ण, यानी कितने हो जाएंगे? तो 5 और 2 यहाँ से ले लो तो 5 दूनी 10 और 4 आपके ऊष्म हो जाएंगे। टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाती है, ठीक है।